नमस्कार। किसी भी देश की आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ तारीखें और घटनाएं नहीं होती है ना। ये तो कहानी होती है विचारों के पनपने की, आवाज़ों के जुड़ने की और एक सपने के सच हो जाने की। तो आज हम भारत की आज़ादी के इसी सफ़र पर निकलेंगे। देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक ऐसी आग बनी जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर कोई देश अपनी आज़ादी हासिल करता कैसे है? क्या ये बस कुछ बड़े नेताओं का काम होता है, या फिर इसमें लाखों करोड़ों लोगों का जुनून शामिल होता है? भारत की कहानी हमें इन सारे सवालों के जवाब देती है। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन वो एक संगठित आवाज से ही शुरू होता है, और आज़ादी की लड़ाई भी इससे अलग नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब भारत की पॉलिटिकल चेतना, मतलब राजनीतिक समझ, एक शक्ल ले रही थी और लोग पहली बार मिलकर अपनी मांगे रख रहे थे। अब देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत, पॉलिटिकल माहौल एकदम गरमाया हुआ था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल 1906 बहुत ही जरूरी साल था। एक तरफ ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की बात करी थी। और मजे की बात यह है कि ठीक उसी साल कलकत्ता में कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में पहली बार स्वराज का नारा दिया। मतलब एक ही टाइम पर दो अलग अलग पॉलिटिकल सोच पनप रही थी। और फिर देखिए 10 साल बाद 1916 में लखनऊ में जो हुआ, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई जान दे दी। अच्छा, हर आंदोलन की पहचान उसके शुरुआती चेहरों से होती है ना? यहाँ कुछ बड़े दिलचस्प नाम हैं। देखिए, ए.ओ. ह्यूम थे तो एक ब्रिटिश अफसर, पर उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे से इंडियन नेशनलिज्म को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। फिर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अपनी जबरदस्त स्पीच की वजह से लोग उन्हें कहते थे बिना ताज का बादशाह। और हाँ, दादा भाई नौरोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। मतलब पहली बार लोगों को ये समझाया कि ब्रिटिश राज कैसे भारत का पैसा लूट कर ले जा रहा है। ये एक ऐसी आर्थिक चोट थी जिसने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। और एनी बेसेंट को तो हम भूल ही नहीं सकते। होम रूल लीग की शुरुआत की और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। तो देखिए, आंदोलन अब तक ऑर्गेनाइज तो हो रहा था, लेकिन उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसे लीडर की जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। और फिर इतिहास ने एक ऐसे इंसान को भारत भेजा जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा तौर तरीका ही बदल कर रख दिया। ये बात है साल 1893 की। एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए। उन्हें शायद ही अंदाजा होगा कि ये सफर सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उनकी और पूरे भारत की किस्मत बदलने वाला था। पूरे 22 साल, जी हाँ, 22 साल बाद 1915 में जब गांधी भारत वापस आए, तो वो सिर्फ एक वकील नहीं थे। साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें एक सत्याग्रही बना दिया था। उनके पास अब अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया और बहुत ताकतवर हथियार था। लेकिन भारत आते ही गांधी जी सीधे पॉलिटिक्स में नहीं कूद पड़े। उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की बात मानी और पहले पूरा देश घूमा, देश को समझा। उनकी पर्सनालिटी इतनी असरदार थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता। और एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस के सिर्फ एक सेशन की अध्यक्षता की, 1924 में बेलगांव में। इससे क्या पता चलता है? यही कि उनकी असली ताकत किसी पद में नहीं थी, बल्कि आम जनता से उनके सीधे जुड़ाव में थी। तो गांधी जी अपने साथ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी नहीं लाए थे, वो एक नया आइडिया लेके आए थे, सत्याग्रह। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि इस हथियार को इस्तेमाल कैसे किया गया। तो सवाल ये है कि ये सत्याग्रह आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये है सच की ताकत। मतलब अन्याय के खिलाफ बिना हथियार, बिना हिंसा के मजबूती से खड़े रहना। गांधी जी का यकीन था कि इस तरीके से बड़े साम्राज्य को भी झुकाया जा सकता है। और यही आइडिया, यही सोच आज़ादी के आंदोलन की जान बन गई। तो सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। 1906 में गांधी जी ने इसे वहां सक्सेसफुली यूज किया।
और वहीं से जो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस मिला उसे वो अपने साथ भारत लेकर आए। अब भारत की जमीन पर इसका पहला टेस्ट हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वहां गए और नील किसानों के हक के लिए खड़े हुए। और इसी माहौल में एक नारा जोर शोर से गूंज रहा था, भारत भारतीयों के लिए। भले ही ये नारा आर्य समाज ने पॉपुलर किया था, लेकिन ये उस फीलिंग को, उस भावना को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है जिसे गांधी जी एक पूरे देश के आंदोलन में बदलना चाहते थे। आइडिया सिंपल था, भारत पर राज करने का हक सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आंदोलन अब एक नए लेवल पर पहुंच गया था। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की या सेल्फ रूल की नहीं थी। अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इन दो शब्दों स्वराज और पूर्ण स्वराज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1906 में जब दादाभाई नौरोजी ने स्वराज मांगा तो उसका मतलब था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहकर अपना शासन चलाना। लेकिन 30 साल बाद 1929 आते आते जो नई पीढ़ी थी उसका सब्र खत्म हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी। ये एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था आंदोलन के गोल में। लेकिन आज़ादी की ये कहानी सिर्फ अहिंसा की नहीं है, इसमें क्रांतिकारियों का खून और बलिदान भी शामिल है। 23 मार्च 1931 ये वो दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। अंग्रेजों के जुल्म का विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा था, ये एक सिंबॉलिक लड़ाई भी थी। जैसा यहाँ दिख रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश के बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेजों के दिए हुए सम्मान वापस फेंक दिए। गांधी जी ने कैसरे हिंद का टाइटल लौटाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की। ये एक सीधा मैसेज था कि हमें तुम्हारी जालिम हुकूमत से कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं चाहिए। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां मंजिल तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। ये चैप्टर है आज़ादी और बंटवारे का। तो जब आज़ादी का वो पल करीब आ रहा था, इतिहास के स्टेज पर कुछ मेन एक्टर्स थे। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, जिनकी लेबर पार्टी भारत को आज़ाद करना चाहती थी। इधर भारत में उस ऐतिहासिक मोड़ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, और एक शख्स जिनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक करके आज के भारत को बनाया। और आखिरकार 1947 के माउंटबेटन प्लान को लागू किया गया, जिसके साथ ही ब्रिटिश इंडिया का अंत हो गया। बस एक कलम चली और नक्शे पर एक लकीर खिंच गई, एक ऐसी लकीर जिसने सदियों से साथ रह रहे लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। आज़ादी मिली, हाँ, लेकिन अपने साथ बंटवारे का एक ऐसा दर्द लेकर आई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर ठहर जाते हैं कि कोई भी देश अपनी जीत का जश्न कैसे मना सकता है जब उस जीत के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी त्रासदी जुड़ी हो। आज़ादी की खुशी और बंटवारे का गम, ये दोहरी विरासत आज भी हमारे इतिहास का सबसे मुश्किल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला हिस्सा है।